अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं और रुखशान मीर। आज के प्रोग्राम में हम दिन भर के अहम इश्यूज पर तफसीलन बात करेंगे। आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया है। आज बाबर एवान साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने मुलाकात की है। दीगर मेंबर्स भी मौजूद थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। दूसरी जानिब सदर मुमलिक ने आज निगरान वजीर आजम को खत लिखा है और खत में कहा है कि आइन की वो शिकें जो शहरियों को हुकूक फराहम करती हैं उन पर किस तरह से अमल हो सकता है। इस खत में जिक्र किया गया आइन के आर्टिकल 41 का और आइन के आर्टिकल 17 का जिक्र किया गया कि सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करने पर शहरियों का भी बुनियादी हक है और हमें इजाज़त नहीं दी जा रही कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में इलेक्शन कैंपेन कर सके। और इससे मिलते जुलते खदशात का इजहार ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने भी किया गया। हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद है बैरिस्टर गौहर साहब जो इस मुलाकात में शामिल थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज्वाइन कर रहे हैं हमें सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ मौजूद होंगे और हमें साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अफजल खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं गुफ्तगू का। आज आपकी मुलाकात हुई है, यकीनी तौर पर जो कंसर्न है पीटीआई के झंडे प्रिंट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इंट्रा पार्टी के हवाले से आपने कहा कि जो फैसला है जारी किया जाए। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से क्या जवाब दिया गया? तसल्ली बख्श आपकी गुफ्तगू हुई है? हाँ, ये तसल्ली बख्श गुफ्तगू हुई है। हम सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ तो नहीं मिले थे, बल्कि दरख्वास्त जो हमने दी थी मुलाकात के लिए, पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम के साथ कोर्ट के सिलसिले में अक्टूबर में, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया था कि अगर आपका वक्त आए तो अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो उस वक्त हमने दिया था उस पर हम गौर कर सकते हैं। तो आज भी हमारी मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान साहिबान उस मीटिंग में मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई। हमने उनको एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया था जिसमें 24 पॉइंट्स थे और सारे 24 पॉइंट्स को हमने उनको जो मेन पॉइंट्स थे उनको पढ़ के सुनाया और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा कंसर्न है। उस कंसर्न चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें ये यकीन दिला कराई है कि हम मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला के सारे पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हम मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। फिलहाल तो यकीन दहानी हमें कराई गई और हम फिलहाल तो उनके ये यकीन दहानी से मुतमईन है। सर, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर मुख्तसरन आप बताएं तो? देखिए, जो हमारा एक राइट है और हक कि हम पार्टिसिपेट करें इलेक्शन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, और खासकर जब इलेक्शन अभी नोटिफाई हुआ है और इलेक्शन 8 तारीख को होने हैं, तो ऑल द मोर नेसेसरी कि हमारे वर्कर, सपोर्टर और लोग अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो कैंपेन करना चाहते हैं वो करें। सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रैलीज भी निकाल रही हैं, जलसे भी कर रहे हैं, जबकि पीटीआई के वर्कर न 14 अगस्त मना सकते हैं, न मिलादुन्नबी मना सकते हैं, न साइन के लिए रैली निकाल सकते हैं। और अपने पॉलिटिकल पार्टीज की कॉर्नर मीटिंग्स जब हम करते हैं तो या तो हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, परमिशन डिले हो जाता है, या परमिशन मिल जाए, जिस तरह कि हमें पेशावर हाई कोर्ट ने भी इजाजत दे दी कि इनको कानून के मुताबिक इनको इजाजत दी जाए। वहां इजाजत भी मिली, जिस तरह मानसेरा में हुआ, वहां भी फिर हमारी कुर्सियां उठाई जा रही है, लोग जो हमारे वर्कर सपोर्टर है उनकी लिस्टें बनाई जा रही है, उनको हरास किया जा रहा है। तो हमारे इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा थी कि आप ही कमीशन है, आपने ये फ्री एंड फेयर बनाना है, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड अगर प्रोवाइड करना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक जैसे पार्टिसिपेट करने दे दे। ये हमारा आईनी हक है और इसमें आप अपना किरदार जरूर अदा करें। तो हमें इजाजत नहीं दी है, एक तो हमारा मुतालबा ये था। साथ ही साथ उनको कहा था कि जिस तरह वर्कर सपोर्टरों को उठाया जा रहा है, जिस तरह हरास किया जा रहा है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ये हमने उनको ज्यादा स्ट्रेस किया है। साथ जिस तरह हमारे पॉलिटिकल जो फ्लैग्स या मटेरियल है वो प्रिंट करने वाले जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको हरास किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने उनको कहा कि जिस तरह फ्री फॉल रिगिंग हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट ने अभी केयर टेकर गवर्नमेंट 9 बिलियन रुपीज सैंक्शन की और पहली गवर्नमेंट ने 15 बिलियन किए, तो दिस इज ऑलमोस्ट 8 बिलियन। इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है और हमने उनके नोटिस में ये भी लेके आए हैं, जिस तरह सेक्रेटरी एनर्जी तो वो कर रहे हैं जी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सारी गुजारिशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं और सबसे बड़ा मुतालबा जो हमारा था वो ये था कि
पीटीआई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अभी तक वो एक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया हमारे सिंबल रिलेटेड। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपसे कभी सैंपल तो लिया ही नहीं है और नहीं इसकी तो है। तो इस पे बड़ी सरासर गुफ्तगू हुई है उनके सामने, और उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह 2 दिन में ऑर्डर भी आ जाएगा। बट हमें यकीन दहानी ये भी कराई गई कि हमारा सिंबल बहाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सिंबल तो बहाल रहेगा, सिंबल तो बहाल है। अब सदर मुमलिकत ने भी एक खत लिखा है निगरान वजीर आजम को, लेकिन जब निगरान वजीर आजम ने इंटरव्यू में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हम तो किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा रहे, हमारा तो काम मुल्क में इलेक्शन करवाना है, और इससे मिलती जुलती गुफ्तगू ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी की कि तमाम सियासी जमातें हों, नून लीग भी यही कहती है, लेकिन जो मुकदमात लीडरशिप पर बने हुए हैं और यके बाद दीगर, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने लीडर्स ने ला ताल्लुकी इख्तियार की और जो टॉप लीडरशिप थी वो तो इस वक्त कहीं पर नजर नहीं आ रही। तो आप क्या समझते हैं कि डायरेक्टली कहां से रुकावट कहां से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन चलाने में? रुकावट जिधर से भी आ रही है, लेकिन ये तो कमीशन की एक जिम्मेदारी आई नहीं और अपनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया, और नोटिफिकेशन में यही है कि इलेक्शन होल्ड होंगे 8 फरवरी को। अब 8 फरवरी जिस दिन से नोटिफाई करे, सो इन द मीन वाल जो पीरियड, चाहे शेड्यूल आपने दिया चाहे शेड्यूल नहीं दिया, इलेक्शन का सीजन शुरू हो गया। अब इलेक्शन के इसी दौरान जो भी बीच में होगा, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ईच एंड एवरी स्टेप इलेक्शन कमीशन टिल इलेक्शन रिजल्ट इज नोटिफाइड। अब इसी दौरान जो पार्टिसिपेट करने के हैं, अगर हमारे पास हमें बाहर आने नहीं दिया जा रहा और आज और पार्टिसिपेट करना चाहे रोका जा रहा है, तो हम इलेक्शन कमीशन से तालिबा कर रहे थे कि आप एक नोटिफिकेशन करें। आप जो प्रोविंशियल है, प्रोविंसेस के जो हाई कोर्ट्स है, वो हाई कोर्ट के हाथ डायरेक्शन इशू करते हैं, लेकिन आप बीइंग एन इलेक्शन कमीशन, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप जब डायरेक्शन इशू करेंगे तो वो मुल्क के लिए होंगे। आप सारे आईजीपीस को भी डायरेक्शन इशू करें, आप उसके साथ जितने भी है जो चीफ सेक्रेटरीज है उनके पास भी आप नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, डायरेक्शन। हम उनको फिर इंप्लीमेंट करें कि हमारे बंदों को उठाया ना जाए, उनको हरास न किया जाए और उनको इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट करने दे। ठीक है, मैं सर ये भी जानना चाहता हूं, अब फवाद चौधरी साहब ने आज अदालत पेशी के मौके पर मियां नवाज शरीफ को कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड और जो सियासी मुखालफीन है उनके लिए कोई नरमी की गुंजाइश पैदा करें। चेयरमैन पीटीआई का भी जेल से इस तरह का बयान सामने आया कि तमाम सियासी जमातें बशमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी किरदार अदा करें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला। तो सियासी जमातों को भी लेकर आप समझते हैं कि जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, नून लीग के पास भी जाने वाला है वफ्द पीटीआई का? देखिए, फिलहाल तो पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं कि अभी कोई वक्त वहां जाएंगे। देखिए, एक पार्ट सबको मुतफिक होना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और फ्री एंड फेयर तो तब होंगे जब ऐसे इकदाम किए जाए कि नजर आ जाए। इसी तरफ आप देखेंगे तो पीटीआई, पीएमएलएन तो जलसे भी कर रही है, उनको लाइव कवरेज भी मिल रहा है। उनका लीडर आ गया, जिसने जेल जाना था वो जेल भी नहीं गया और उसको बेल भी मिली और उनकी जजमेंट सस्पेंड हुए बगैर भी वो सारी फैसिलिटीज मिली है। दूसरी तरफ जो है खान साहब को तो जेल में रखा गया, जेल से ट्रायल कहाँ हो जाता है। 1977 में भुट्टो साहब का ट्रायल था, मार्शल लॉ के दौर में था, बहुत ही गलत था, उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ट्रायल हुआ भी तो ओपन तो हुआ। फिर खान साहब का फिर ओपन क्यों नहीं हुआ, पे भी आपको ऑब्जेक्शन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2023 में भी बंद कमरों में करके जो इम्पोज कराना चाहे जोड़े और इसी तरह हुकूमतें बनाए। ये तो डेमोक्रेसी की सारा कुछ खिलाफ जाएगा। ऐसे हुकूमतें अगर बने भी और लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो पूरी दुनिया कैसे एक्सेप्ट करेगी और इस इलेक्शन का फायदा ही क्या होगा। अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, तरक्की की तरफ गाँव होना है, हमने पास्ट को बुलाना है, हमने फ्यूचर को आगे दे करके देखना है, जो ऑब्लिगेशन हमारे सारे ऑन बिहाफ ऑफ आवर चिल्ड्रन है, अगर हमने उसको कंप्लाई विद करना है तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि अभी इलेक्शन जो आ रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो और ये हक हुक्मरानी अवाम का हक है, वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, आप फैसिलिटी प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। केयर टेकर गवर्नमेंट की, फैसला अवाम का है, उसको मुंतखब करें। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब, प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अफजल खान साहब ने, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अफजल खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज जो मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ पीटीआई की इस वफ्द की या टीम की, और कुछ गुजारिशात रखी गई या अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया, इस तरह का मामला तो काफ़ी अरसे से चल रहा है। कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करके, कभी सियासी जमातों को मुखातिब करके, कभी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके। आज की इस मुलाकात में जो यकीन दहानी करवाई गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा है कि सिलसिला जुनबानी हो
बातचीत हो, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां वो कम्युनिकेट की जाएं, उनकी मजबूरियां, उनकी परेशानियां सुन ली जाएं कि उनके लिए क्या रुकावट है कि जी सब लोग तो जलसे कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकती तो एक जमात नहीं कर सकती। सब लोग जो कंफर्म और कन्विक्टेड मुजरिम हैं वो आज़ाद हैं, और जो मुल्क के मासूम तरीन ह्यूमैनिटेरियन अब्दुल सत्तार ईदी टाइप की जो लीडरशिप है वो जेल में है। यही वजह है कि जितने दिन गुजर रहे हैं, देखें, लोग, एक इंसान प्लानिंग करता है, एक अल्लाह प्लानिंग करता है, और बेसिकली इलेक्शन कमीशन की तरफ के जो रोल है वो एक ऐसा रोल है जैसे बिल्कुल क्रिकेट में जो रेफरी होता है। आपके अपने मोहल्ले में क्रिकेट के बच्चों की टीम है, एक में आपके बच्चे हैं, एक में पड़ोसियों के बच्चे हैं, और आपको वो खड़ा कर देते हैं कि अंकल आप खड़े हो जाएं, हमारे रेफरी बन जाएं। तो अब आपने, जाहिर है दोनों ही आपके बच्चे हैं, तो आपने उनके दरमियान अदल करना है, इंसाफ करना है। लेवल प्लेइंग ग्राउंड और लेवल प्लेइंग फील्ड की इतनी बात कर दी गई, जैसे न्यूट्रल की बात कर दी गई, कि वो लफ्ज अपने मानी खो गए हैं और बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं कि 14 मई का इलेक्शन जो था, सर मैं एक सवाल आपसे अब करना चाहता हूं। आप समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो फैसला भी करे कि किस तरह से इलेक्शन होगा, और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? एक सर सादा सवाल। अपने इख्तियार की बात की है। मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन बनता इसलिए है कि 5 साल के बाद वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करेगा, और हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो 140 करोड़ की आबादी है, उनके इलेक्शन कमीशन में हमने इसको 2 दफा विजिट किया है, उसमें 400 लोग हैं। हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसमें हमारे वक्तों तक 2500 थे, अब 1,000 और भी बढ़ गए हैं। तो बात यह है कि ये जो इतने बड़ी, और जो हमारे सिर्फ जो मेंबरान हैं उनके 5 साल में सिर्फ तनख्वाहें हमारे जमाने में 44 करोड़ रुपए थे, यानी 11 करोड़ पर मेंबर पर हेड। और बात यह है कि अब वो, मुझे यकीन है कि अरब से भी बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि परसेंट प्रिविलेजेस तो बढ़ रहे हैं। जो एक फर्ज है इलेक्शन कमीशन का आईनी, कि उसने 5 साल के बाद यकीनी बनाना है कि अगर असेंबली टूट जाती है तो उसको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर अपना वक्त पूरा करती हैं तो 60 दिन के अंदर। इसलिए कि वो ये 30 दिन भी इजाफी सिर्फ इसलिए रखेंगे कि वो अचानक टूट जाती है, वरना इलेक्शन कमीशन ये याद रखें हमेशा इस काबिल होता है कि वो आपको 2 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात कराए पूरे मुल्क में। अच्छा, अब ये है उसका फर्ज और अवाम की उससे उम्मीद और उसका इख्तियार। आपने पूछा, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, अभी उन्होंने इलेक्शन डेट अनाउंस की है, वो शेड्यूल अनाउंस करने में क्या ममानियत है अल्लाह बेहतर जानता है। तो द डे व्हेन इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस इलेक्शन शेड्यूल, all the executive authority become subordinate to election commission। ये जो आज काकड़ साहब हैं और सारी मुल्क की जो मशीनरी है वो उनके अंदर आती है, उसके इख्तियारात नहीं, उसके बेपनाह इख्तियारात हैं। आज मुझे किसी ने कहा कि यार वो हमारे यहाँ कोई लोगों की भर्ती हुई थी तो वो चूंकि सब कुछ रुक जाता है, तो इलेक्शन कमीशन से अगर उसकी इजाजत मिल जाए तो वो इस तरह के केसेस हमारे पास आते थे कि जी अगर आप मेहरबानी करें। बल्कि आपको मैं बता दूं कि क्वेटा का जो डिप्टी कमिश्नर था उसकी शादी फिक्स हो गई थी, तो वो 5 दिन की छुट्टी के लिए नहीं जा सकता था। उसने अपना शादी का कार्ड भी भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि सर ये मेरी शादी है, आप भी आ जाएं और मुझे 5 दिन की छुट्टी। तो मैं आपको इख्तियारात बता रहा हूँ, इख्तियारात बहुत हैं। उन इख्तियारात का इस्तेमाल अगर करेंगे जुडिशियसली तो दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलेगी। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो आज दुनिया इतनी अवेयर हो चुकी है कि कोई ज्यादती कबूल नहीं करता। अगर हाथ से रोक सकते हैं रोकेंगे लोग, आप देखेंगे, और नहीं तो आवाज तो इतनी, अगर इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ इतनी जबरदस्त उठाई जा रही है। बाइडन इतना जलील हो गया अपने अमेरिका में, ब्लिंकन जो उनका सेक्रेटरी खारजा सारी दुनिया के जो पावर तरीन है वो अगर जलील हो गए तो। और शाह ईरान को हमने देखा 40 साल पहले कि उसका क्या हाल हुआ था, कितना स्ट्रांगेस्ट। तो
खुदा के लिए हम आपके तवज्जुह से इन तमाम लोगों से कहते हैं जिनके पास आज इख्तियार है कि ये इख्तियार नहीं है, ये आपकी आजमाइश है। इस आजमाइश में आपने अपने आप को फेल ना करें और पाकिस्तान को फेल ना करें। जो जुडिशियस एक तो लोगों को वोट का हक दें और उसमें खौफ ना हो, उसमें खतरा ना हो, उसमें परेशानी ना हो। ये ठीक है जी सर, आपका पॉइंट आ गया। अफजल खान साहब साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे और बेस्टर गौर साहब भी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब से और अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कायद मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आते ही जो उनकी एंट्री हुई बड़ी शानदार और बड़ा उन्होंने कामयाब जलसा किया, अब सियासी मैदान में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, 13 नवंबर को बलूचिस्तान का दौरा करने वाले हैं और साबिक वजीर आजम के इस दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुस्लिम लीग नवाज तो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुकी है। आप देख रहे हैं कि बैनर्स भी मुस्लिम लीग नवाज के आवेजा हैं और वो अमली तौर पर जो उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनका भी आगाज हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ खदशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और हमने कल के प्रोग्राम में भी इस पर बात की, जिस तरह से फैसल करीम गुड्डी साहब का बयान था कि हम जब फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो हमारे मुखालफिन उसे एवन फील्ड समझते हैं। तो इस तरह के तंज भी किए जा रहे हैं। और फिर अब कराची में अगर इत्तेहाद हो रहा है MQM और मुस्लिम लीग नवाज का, तो सूरत हाल क्या बन रही है? अली राशिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप MQM का भी हिस्सा रहे हैं, MQM से आप मुंतखब हुए और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को क्या खदशात लाहक है मुस्लिम लीग नवाज से? तमाम नजरें इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज पर ही। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें तो किसी पार्टी से कोई गर्ज नहीं है। हम चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो हमारे लिए हो वो बाकी पार्टियों के लिए भी हो। मगर जिस तरह आपने देखा कि हमने आवाज़ उठाई कि जो केयर टेकर सेटअप है वो PMLN की B टीम लगती है। उसके कुछ लोग ऐसे थे जब उन्होंने वजीर लगाए जिनके गठजोड़ और बहुत इंक्लिनेशन और एफिलिएशन PMLN से मिलती थी। फिर सर किस तरह से मिलती थी? आप पीपल्स पार्टी के भी फेवरेट हैं जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप में, बिलखुसूस पंजाब में, जैसे मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात और रवाबित और जिस तरह से मालूम है सबको। नहीं सर, वो तो देखें, वो एक मिरासम होना एक और बात होती है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना, जो आपके पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हों, मियाँ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हों, शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हों, ऐसे लोगों को वजीर लगा देना। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस लेके कुछ वजीरों को डीनोटिफाई भी किया था। तो जो हम बात कह रहे थे वो उसमें वो वजह थी, ऐसी बात नहीं थी कि हम हवाई बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपने देखा कि जिस तरह मियाँ साहब आए, आपने शुरुआत की अपने इंट्रोडक्शन में कि जब वो कराची में आलीशान पाकिस्तान में आलीशान तरीके से पहुंचे। मैं तो कह रहा हूँ आलीशान तरीका तो उससे पहले ही शुरू हो चुका था। यूके में ब्रिटिश हाई कमीशन, वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिशियल्स थे, वो उनको लेने आए, उनको रिसीव किया, उनको फेयरवेल करने के लिए यूके से उनको भेजा। फिर वो यहाँ लैंड करे, फिर यहाँ के सर्विंग DIG ने उनको सैल्यूट मारा। मतलब यहाँ तो उनके केसेस थे, वो एक केस में तो कॉन्विक्ट हो चुके थे, और फिर जिस तरह उनको लाया गया और सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह। जो जाहिर सी बात है, हमें कंसर्न्स हैं उसमें। पंजाब में डेवलपमेंट वर्क हर चीज़ पे चल रहा है। यहाँ सिंध में हम कोई डेवलपमेंट वर्क बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर केयर टेकर हुकूमत के आने से पहले कोई भी डेवलपमेंट वर्क या कोई भी चीज़ अप्रूव हुई भी हो, उसको रोका नहीं जा सकता, उसको इलेक्शन कमीशन फ्रीज नहीं कर सकता। मगर यहाँ नॉट जस्ट डेवलपमेंट वर्क, मगर वो बेचारे जो फ्लड इफेक्टेड विक्टिम्स थे, उनके जो फंड्स थे, उनकी जो चीजें थी, वो एक जो नेशनल डिजास्टर हुआ था वो तक फ्रीज कर दिया गया, और सिंध में बिल्कुल काम करने पे बिल्कुल एक पाबंदी लगा दी गई। वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो माजी में काम अप्रूव हो चुके हैं, इलेक्शन केयर टेकर सेटअप के आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब चीजें थी जिन पे जाहिर सी बात है हमने आवाज उठाई, और हम हमेशा आवाज उठाते हैं। अब आप अलायंस पे मैं आ जाता हूँ, नवाज शरीफ साहब और PMLN के और MQM के। देखें, अब ये
किस्म का अलायंस है। सर मैं सर जरा आपके कमेंट से मैं सवाल ये निकालना चाहता हूं कि ये जो पंजाब में डेवलपमेंट काम की तो खुलकर पीपल्स पार्टी की तरफ से आ गया मौक़िफ़ के जो निगरान चीफ मिनिस्टर है पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, वो कुछ डिमांड करते हैं तो फौरी तौर पर मान ली जाती है। हमें कराची में या सिंध में काम करने की उस तरह से इजाज़त नहीं दी जा रही, और इस पर फिर तर्जुमान पंजाब हुकूमत का भी एक वाज़ेह जवाब आ चुका है। आपको इस वक्त जो निगरान सेटअप है उसकी सिलेक्शन पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें फरवरी 8 के इलेक्शंस में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी और नून लीग को जो है वो तमाम तर सपोर्ट होगी, ये आपको लगता है, या दोनों मामलात ही आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं ना, ये कड़ियां मिलती हैं। एक शुरुआत देखें, ये एक चीज नहीं है, इसको हम आइसोलेशन में किसी चीज को नहीं देखें, बिगर पिक्चर को आप देखें। पहले शुरुआत हम करते हैं कि जो निगरान सेटअप की सिलेक्शन जो हुई उस पर हमें थोड़े एतराज़ात थे। फिर निगरान हुकूमत का बिहेवियर के सीएम पंजाब जो हैं और पंजाब में जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, वो उस पर कोई किसी इलेक्शन कमीशन को ना कोई नोटिस ले रहा है ना कोई एतराज़ है। सिंध में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, कोई डेवलपमेंट वर्क या कोई स्कीम जो पुरानी अप्रूव हुई हुई है आवाम को रिलीफ देने के लिए, फ्लड इफेक्टेड सबसे ज्यादा सिंध रहा है। फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए जो पैकेजेस अनाउंस किए थे पिछली हुकूमत ने, सिंध गवर्नमेंट ने, जो डिलीवर करने थे, हमें हैंड ओवर करने थे, उनके अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, फिर आप आ जाएं जिस तरह चीजें चल रही हैं, एमक्यूएम और नवाज शरीफ एक ही कॉइन का दो हिस्सा है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उनको जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, फिर कराची में एमक्यूएम को जैसे लेके आया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है कि एमक्यूएम आप ज्वाइन करें, और डिफरेंट लोगों को बुला के हसास जगहों पे, खुफिया जगहों पे एक माहौल बनाया जा रहा है जहां वादे तौर पे हमें दिख रहा है कि कराची में एमक्यूएम को लाने की कोशिश की जा रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखें, अभी आज ये सब चीजें हो रही हैं, इन पे हम आवाज नहीं उठाएंगे। 8 फरवरी पे रिजल्ट कुछ और आया जैसे 2018 में आया था, उस किस्म का कोई सरप्राइज मिलता है तो फिर आप लोग ही हमसे सवाल कर रहे होंगे जी आपने पहले क्यों नहीं बात की। हम इसलिए शुरुआत, हमें लग रहा है 2018 में तो 20 में से 17 सीटें विन की एमक्यूएम ने। आपको लगता है कि इस मर्तबा भी ऐसे ही हालात बन जाएंगे कराची में? नहीं, 2018 में तो 6 सीटें विन की थी उन्होंने। 2013 में फिर 20 में से 17 की। 13, जी बिल्कुल वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना सर। ये देखें, पहले 2013 में पीएमएलएन की कराची से 1 सीट होती थी नेशनल असेंबली की, और इनकी होती थी 17-18 एमक्यूएम की। 2018 में पीएमएलएन की एक भी सीट सिंध में नहीं है, एक भी एमपीए सिंध में नहीं है, और नेशनल असेंबली में एमक्यूएम की सिर्फ 6 सीटें थी जो इलेक्टेड वो जीते थे। अब आप मुझे बताएं, पंजाब में एमक्यूएम की एक भी सीट नहीं है। ये कैसा अलायंस है? ये कैसा प्री इलेक्शन अलायंस है? आफ्टर पोस्ट इलेक्शन अलायंस मैंने सुना है कि जी सीटें लोग जीत जाते हैं तो अलायंस बना के हुकूमत बनाने की बात होती है, मगर ये किसको क्या फायदा दे सकती है इनमें से? क्या पीएमएलएन एमक्यूएम को कराची में क्या फायदा दे सकती है, या एमक्यूएम पंजाब में पीएमएलएन को क्या फायदा दे सकती है? मगर इस पर यह सवालिया निशान उठता है कि इनको साथ बिठाने वाला कौन है? इनको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो हम बात कर रहे हैं उस ऐनक से आप लगा के देखें तो एक सवालिया निशान बनता है कि इनका तो अलायंस बनता ही नहीं कहीं से, मगर कोई है कुव्वत या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जो नहीं दे रही बाकी पार्टियों को, जो चाह रही है ये दो पार्टियां साथ बैठे? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। जी ठीक है, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद मसले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नवाज से, अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अफजल खान साहब इलेक्शन कमिश्नर के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर सबकी नज़रें हैं, मोस्ट फेवरेट कहा जा रहा है, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। और आज हम बात कर रहे थे, जो मुलाकात हुई है पीटीआई की टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तमाम तर उसमें जो कंटेंट है जो उस मीटिंग का वो उस ख़त के मतन से मिलता जुलता है जो ख़त लिखा है सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म को। और सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी ये सोच रही है और पीटीआई भी ये सोच रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस में
हमारा बनेगा क्या, हम किस तरह से मुकाबला करेंगे और क्या हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस 2024 में नजर आ रहे हैं? सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो जो कल एक अलायंस हुआ एमक्यूएम के साथ आपका, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज को किस हद तक वो फायदा पहुंचा सकता है, और दूसरे नंबर पर यह कि फवाद चौधरी साहब ने भी आज अदालत पेशी के मौके पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ले दिया कि आप कोई नरमी की गुंजाइश पैदा करें और तमाम सियासतदानों को मौका भी मिले और कुछ आसानी भी उनके लिए पैदा हो। सर, इतना शोर हो चुका है सबको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि आप पाकिस्तान में जितने भी लीडर हैं उन्होंने कौम को क्या डिलीवर किया ये देख लें, सामने पड़ा है। और पीपल्स पार्टी का भी दौर रहे हैं 3, नवाज शरीफ साहब के भी 3 दौर रहे हैं नामुकम्मल, कुछ इस तरह से। इमरान खान साहब के भी 3.25 साल रहे हैं। तो उसमें फिर ये नज़र आएगा कि अगर पूरे पाकिस्तान में घूमें तो नवाज शरीफ साहब के जितने अदवार हैं उनके काम ही नज़र आते हैं। उनके अदवार में ही बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात भी अच्छे थे, बड़े बड़े मंसूबे, गवादर, सी पैक, मोटरवेज और जनाब एटमी धमाके और मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर, मईशत बेहतर, रोज़गार की फराहमी, GDP में इम्प्रूवमेंट, शरह सूद नीचे, महंगाई कम, पेट्रोल की कीमतें कम, अपना ज़राअत जो है वो बेहतर। ये ऐसी चीज़ें हैं कि उनसे अब यही महसूस होता है कि पाकिस्तान जहाँ तक पहुँचा दिया गया है उसमें एक तो वो लीडर आएगा जिसकी कारकर्दगी आवाम के सामने होगी, आवाम उसे वोट दें, और ऐसा ही लीडर आके मुल्क की बागडोर संभाले तो मुल्क इस दलदल से निकल सकता है। आप देख लेना कहाँ पहुँचे हैं। बाकी जो अब मसलन पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं उनके अदवार रहे हैं, कोई बहुत पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो आइन दिया था पूरी अपोजिशन ने साथ मिलके, जो एटमी प्रोग्राम की इब्तिदा की थी, वो अपनी जगह, उसके बाद कोई ऐसा कारनामा नज़र नहीं आता। इसी तरह से इमरान खान का कोई एक प्रोजेक्ट नहीं नज़र आता। सर, ये फैसला तो 8 फरवरी को अवाम करेंगे ना, लेकिन उसके लिए इलेक्शंस होने हैं, फेयर इलेक्शंस। मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ जी सर, कि ये मामला क्या है, क्यों लोगों का ख्याल है। लोग जब ये सोचते हैं, देखते हैं, याद करते हैं तो उन्हें नजर आता है कि नवाज शरीफ ने उन्हें कुछ दिया है। हाँ, अब ये बात दुरुस्त है कि 8 फरवरी को जो होगा, अब वो धांधली वांधली नहीं होनी किसी का ख्याल है। अब हमने इब्तिदा की MQM के साथ, एक मामला जो है वो तय हुआ, तो ये कराची और सिंध में एक हद तक मामला दुरुस्त करेगा। हमारी भी कुछ पोजीशन, MQM के वोट जब दोनों पार्टियों के मिलेंगे अच्छे नताज आए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सिंध से पीपल्स पार्टी को नारा मार देंगे, उठाकर फेंक देंगे, ये कर देंगे, नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हैसियत है। अच्छा सर, ये अभी पीपल्स पार्टी से जो मेहमान है उन्होंने भी कहा कि जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, ऐसा लगता है कि उनको जो है ग्राउंड बनाकर दी जा रही है। और PTI तो अब जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था पहले कि सदर ने खत लिखा है निगरान वजीर आजम को कि हमें इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो आप भी एक जमहूरी लीडर हैं, 2 सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको क्या सुना नहीं जाना चाहिए? बैलेट पर तमाम सियासी जमातें मौजूद हों, और ये कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रही और बाकी के लिए तमाम तर मामला ठीक है? आप नहीं समझते कि दुरुस्त नहीं? देखिए, तमाम पार्टियों को जो आइन और कानून और जमहूरी उसूलों में यकीन रखती हैं, जमहूरी पार्टियां हैं, उन्होंने कोई जराइम नहीं की वो लीडरशिप ने, और उन पर कोई जायज़ मुकदमे नहीं बने हुए जाएं, और जिन पर जायज़ मुकदमे भी हैं अगर उन्हें जमानतें मिलती हैं तो जाएं, लड़ें। हम तो इस हक में नहीं हैं कि किसी को रोक दिया जाए, लेकिन जिन पर
मुकदमे हैं और सजा मिली है, और सामने में झूठे मुकदमे नहीं है। 15 किलो हेरोइन का मुकदमा नहीं बना हुआ राना सनाउल्लाह की तरह, नवाज शरीफ की तरह से पानामा से जनाब अली अकामा नहीं निकाला गया, निगरान जज नहीं बिठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात सारी नीचे की अदालतों के नहीं ले लिए, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कोर्ट नहीं बन गई। तो ऐसा अगर इमरान खान पर कोई है, मैं उसका मुखालिफत करूंगा, लेकिन अगर इमरान खान साहब 180 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया से आए और ये उठा के उसी को दे दें जिसके जब्त हुए हैं, तो ये मुकदमा तो बनेगा और चलेगा। ठीक है सर, पीटीआई को अगर इस वक्त साइड पर रखकर हम पीपल्स पार्टी की बात कर लें, तो अली राशिद साहब भी अभी ये फरमा रहे थे, शाजिया मरी साहिबा ने भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किसी को परेशानी है तो अपना इलाज करवा ले, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, सारी सहूलत आपको क्यों मिल रही है, नून लीग को क्यों मिल रही है, हमने क्या खिदमत नहीं की, हमने क्या लाशें नहीं उठाई, हमने क्या लोगों के काम नहीं किए। इस वक्त सर तासुर तो यही बन रहा है कि पीपल्स पार्टी भी शदीद आपसे इस वक्त जो है वो खाइफ है। ऑफ द कैमरा राब्ते वगैरह भी हो रहे होंगे आपके, तो आप बेहतर इसको कंफर्म कर सकते हैं नून लीग के साथ क्या सूरत हाल है। लेकिन जी सर, पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त लीडरशिप, उनका ये एक प्रोग्राम और ख्याल था कि वो पंजाब में भी आके छा जाएंगे और अगली हुकूमत मरकज में और सिंध के अलावा भी शायद पंजाब में भी वही बनाएंगे। अब जब वो यहाँ आए हैं तो लोगों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर कोई जाली मुकदमे बन गए हैं? क्या उन्हें एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने से रोका गया है? क्या उनके कहीं को पैसे पड़े उसे फंड से वो रोक लिए गए हैं? क्या उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई है कि वो समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हमें मिल रहा? कौन सी? भाई, हम पीपल्स पार्टी भी जेलों में रही, लेकिन नवाज शरीफ और उनका खानदान, मुस्लिम लीग नून तो सबसे ज्यादा रहे, सबसे ज्यादा भुगते मुकदमे, सबसे ज्यादा तकलीफें। अब अगर पहले तो आप आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तो कहते थे मियाँ साहब आप मुल्क में आए फिर हम आपसे बात करेंगे, वो आ गए हैं। बिल्कुल तो ठीक है, क्यों वो क्या, हाँ आ गए आप जी। अली राशिद साहब, ये सदीकुल फारूक साहब का पॉइंट बड़ा अहम है। जरदारी साहब ने खुद कहा कि आप आए, आपको सियासत करनी चाहिए। जब पंजाब में केयर टेकर सेटअप की फॉर्मेशन हो रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम सिलेक्शन को खुशाइंद करार दिया। वफाक में भी इस तरह के मामला देखने को मिले। इलेक्शन के हवाले से जो ECCI की मीटिंग थी वहां भी पीपल्स पार्टी मौजूद थी। सर, मामला कहां पर आपके इतने बिगड़ गए कि अब आप इतनी सख्त लाइन ले रहे हैं नून लीग को लेकर? आज जो शाजिया मरी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखें, बिल्कुल मियाँ साहब को तो हम वापस कह रहे थे आने को, जब उनके भाई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे ख्याल से तो उनको उसी वक्त आ जाना चाहिए था, और हम तो उस वक्त से कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और वो वापस आए, खुशाइन बात है, बिल्कुल अपने मुल्क में रह के अपने स्पेशली सियासत करनी चाहिए, इलेक्शन कैंपेन चलानी चाहिए। कुछ चीज़ों पे रिजर्वेशन हमारी थी और हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली हमने उनको बताया, उनसे बताया उनको भाई ये इश्यूज हैं और ये चीज़ें हमें लग रही हैं, और ये सिर्फ हमें ही नहीं बाकी पार्टियों को भी लग रही हैं, जिसमें PTI भी शामिल है और चंद दीगर और पार्टी भी शामिल हैं। और जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है वो सब देख रहे कि आउट ऑफ द वे जाके PMLN को फेवर मिल रहा है, आउट ऑफ द वे जाके सब चीज़ें मिल रही हैं। और एक और पार्टी जिस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, जिसका PMLN से कोई ना नेचुरल अलायंस है, ना कोई ताल्लुक वास्ता है और ना कभी इतना रहा है, उसके साथ MKM जिसकी मैं बात कर रहा हूँ PMLN की मीटिंग होती है और वो अनाउंस जिंदगी में पहली दफ़ा प्री इलेक्शन अलायंस अपना अनाउंस कर देते हैं, जबकि MKM को कराची में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और पंजाब में MKM की कभी PMLN को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो एक सवालिया निशान रह जाता है कि इनकी डोरें पीछे से जो चल रही हैं, क्या 8 फरवरी को क्या वैसा ही कुछ होने वाला है जो 2018 में हुआ था? तो ये जाहिर सी बात है, हमारे कंसर्न है और उसको हम रेस कर रहे हैं।
ठीक है, अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपका सर लास्ट इस पर कमेंट लूंगा। ये जो पीपल्स पार्टी के तहफुजात हैं, क्या इस पर मौक़िफ़ रखते हैं? क्या ये नज़र आ रहा है इन्हें कि अब मामला बड़े आसान है नून लीग के लिए? पहली बात तो यह है कि PMLN और MQM का ये जो फैसला इन्होंने इकट्ठे चलने का किया है, इसको तो ज़रदारी साहब ने, अपने लीडर ने तो वेलकम किया कि तमाम पार्टियां जो हैं वो आज़ाद हैं, जिसके साथ चाहे अलायंस बनाए। हम भी कहते हैं कि जो चाहे अलायंस जिसके साथ चाहे बनाए, दहशतगर्दों के साथ ना बनाए कहीं जाके। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि कहते हैं सब चीजें मिल रही हैं। हमें क्या मिल रहा है? सब चीजें हमें क्या मिल रही है? यानी बात जो है बस ऐसे कर देनी है। असल मसला क्या है? एक मैं और बात हूँ, जो केसेस थे सर सारे जिनकी वजह से जिला वतनी उन्होंने काटी खुद साख्ता, वो केसेस भी खत्म हो गए और इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, यही उनका मतलब एक मिनट कहाँ खत्म हुए? मतलब पाकिस्तान में आ गए, वो जलसा कर रहे हैं। 13 नवंबर को भी लाहौर में उन्होंने इतना जबरदस्त जलसा किया। बाकी सियासी जमातों वाले तो कोई जेल में है, कोई मंजर आम से गायब है, यही उन्होंने। जी सर, मुकदमा खत्म हो गया है। एक मिनट जलसा किया तो मुकदमा खत्म हो गया है, वो मुकदमा चल रहा है, तारीख उसकी मौजूद है। दूसरे 2 केस जो है अपीलें बहाल हुई हैं, जहां अपीलें अब आपकी सुनते हैं अदालत में है। यानी वो बात न की जाए जो है नहीं। एक बात और मैं अर्ज करूं कि क्या किसी आजाद सर्वे ने, किसी ने इन 4 सालों में ये सर्वे रिपोर्ट कहीं से बैन अवी या मुल्की आई है कि जरदारी साहब या बिलावत भुट्टो जरदारी 1 नंबर लीडर हैं या 2 नंबर लीडर हैं पाकिस्तान में? कहीं किसी सर्वे में उनकी पॉपुलैरिटी पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर आई? क्या वो तो हमेशा 4-5वें नंबर पर रहे? सर वो कौन सा सर्वे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी नंबर 1 पे आई है? वो भी कोई सर्वे नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर तो उनके, वो कहते हैं ना हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, तो अगर तो कोई ये बात हो कि जी वो 1 नंबर से नीचे चले गए हैं, दूसरे दर्जे से नीचे चले गए हैं, तो फिर माना जाए कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो कभी भी पहले नंबर के दूसरे नंबर के लीडर नहीं रहते। ठीक है जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, उससे भी नवाज से राज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बैरिस्टर गौहर साहब, वकील इमरान खान मुलाकात की हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद थे। आज निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ने बड़ी जामे गुफ्तगू की है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अफगान तालिबान की हुकूमत पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। इसका रद्द-ए-अमल भी अफगान तालिबान का सामने आ चुका है, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो सवालात उठाए हैं ये बहुत वैलिड है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह से बढ़ी और किस तरह से पाकिस्तान में मामलात बिगाड़ का शिकार हुए। अब जो माहिरीन है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद सर्द मोहरी का खदशा तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल पाकिस्तान के हैं वो बड़ी अहमियत का हामिल है। निगरान वज़ीर आज़म ने आज ये दावा किया है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात नहीं किए। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वालों में गैर कानूनी तारकीन वतन भी मुलव्वस हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक की मोहलत दी थी और ये जो ऑपरेशन है ये बड़ी तेजी के साथ जारी है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी सवाल उठाया कि मुल्क में दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं और जब अफगान तालिबान से रिपोर्ट तलब की गई या उनसे पूछा गया कि इनके ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क्स के साथ किस तरह से मिलते हैं, तो अफगान तालिबान की हुकूमत ने हमारे साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया। लिहाजा जो ऑपरेशन जारी है इस पर सवालात उठाने की बजाय इस चीज़ को एनालाइज किया जाए कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की एक लहर पैदा हुई गुज़श्ता चंद महीनों में, उसका जिम्मेदार कौन है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। रुखसार मीर को न्यूज़ फीड से दे इजाज़त, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।